नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक ईरानी कमांडर की उस धमकी को पेश करूंगा जिसमें उन्होंने इसराइल को नक्शे से मिटा देने की बात कही है। और इसके अलावा रेलवे सेक्टर से मोदी हुकूमत को बड़ी बुरी खबर आई है। कई हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी नहीं हो पाई बल्कि घट गई है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान तो बीजेपी और शिवसेना हुए हैं हैरान। और इसके अलावा एक और आरएसएस का इस वक्त राग अलापा जा रहा है, बल्कि एक और चीज़ें पेश कर रही है। आरएसएस का कहना है कि वो हमल में ही बच्चों को मुहज़्ज़ब बनाने का मंसूबा बना रही है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा यूपी में भी एनआरसी पर काम शुरू हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है कि 8 साल बच्ची की मौत भूख की वजह से हो गई है। ये है हमारा तरक्की याफ्ता वतन हिंदुस्तान। मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा भूखे कुंबे की। और इसके अलावा रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को किस तरह बेइज्जत किया गया भरी महफिल में, उनके सवालों का जवाब न देकर कुछ और सवालात पूछकर, वो भी वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोस को और इसकी लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हरगिज़ कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें वो खबरें होती हैं जो दीगर मीडिया बहुत कम ही दिखाता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको वही वीडियो दिखाता हूँ रिपब्लिक टीवी की, कि इस वीडियो में किस तरह से रिपोर्टर एक सवाल कर रहा है और रिपोर्टर की एक तरफा सवाल को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के रहनुमा माने जाने वाले उल्टे उन्हीं से सवाल करते हैं कि आप फलां की क्यों नहीं न्यूज़ दिखाते, फलां रेपिस्ट की क्यों नहीं दिखाते। ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जब आप तरफदारी की मीडिया करते हैं, यानी एक तरफा और हुकूमतों की जब आप चापलूसी करने लगते हैं, दलाली करने लगते हैं, तो किस तरह जो है आवाम के सामने आपको जलील होना पड़ता है। इस वीडियो को देखें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। चिन्मयानंद के बलात्कार पर खबर क्यों नहीं चलाई? अर्नब गोस्वामी डरता क्यों है? अर्नब गोस्वामी क्यों डरता है? थर-थर कांपता क्यों है? बलात्कारी से डरते हो तुम लोग? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बलात्कारी से डरते क्यों, ये बताओ। एक सवाल अरविंद केजरीवाल के चिन्मयानंद पे मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्यों? अरे तुम चिन्मयानंद का मुंह से अपने नाम ले लो एक बार। मेरा काम है चिन्मयानंद का नाम लो। दिल्ली की बात है, आप नेता हैं, चिन्मयानंद का नाम तो लो अपने मुंह से। कितना डरते हो यार, एक बलात्कारी के लिए का नाम ले नहीं पा रहे हो। मेरा आपसे सवाल है वो अस्पताल में मौज मार रहा है, उसकी खबर चला नहीं पा रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी को लेते हैं। मैंने कहा तो उस लड़की को जो जेल भेज दिया गया उसकी खबर चलाई तुमने? दिल्ली में कल 14 पन्ने की FIR जो दर्ज कराई बलात्कार से, उसकी चलाई? खबर चलाई उस पे? बलात्कार पे खबर चलाई आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आज भी है। आम आदमियों की तो बलात्कारियों के खबर क्यों नहीं चलाते तुम लोग? दिल्ली में लोग बाहर का जो इलाज नहीं कराएंगे वो डरते क्यों है, ये बताओ ना। चिन्मयानंद से क्यों डरते? अगर लोग इलाज नहीं कराएंगे तो वो बलात्कारी से डरते क्यों? आम आदमी पार्टी बलात्कारी से क्यों डरते हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री बलात्कारी से अर्नब गोस्वामी का क्या समझौता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्नब गोस्वामी का क्या समझौता है? तो क्यों नहीं बोलते? मैं जो पूछ रहा हूँ, बलात्कारियों के नीचे तुम लोग क्यों तलवे चाट रहे मेरा सवाल सर आपसे है, हो? बलात्कारियों के तलवे क्यों चाट रहे हो यार? केजरीवाल आपकी पार्टी के मुखिया, उनसे एक सवाल है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री जो कई बार सांसद रहे हैं, उस पर आपने खबर चलाई? पर खबर चलाना क्यों नहीं चलाई? हर चीज पे खबर क्यों डरते हो? अरविंद केजरीवाल बलात्कारी से डरते क्यों? अर्नब गोस्वामी क्यों डरता है? अर्नब गोस्वामी और तुम लोग डरते क्यों? सर क्या आपका इस पे भी कोई टिप्पणी है जो कल अरविंद केजरीवाल जी ने बोला? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अभी बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बलात्कारी 14 पन्ने की FIR एक लड़की ने दिखाई, उसके खिलाफ उसकी खबर नहीं चलाई तुमने? सर शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल खबर चलाते हैं। शर्म आती है कि नहीं आती? आप मुझे बताइए सर, एक महिला को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बच्ची को न्याय मिलना क्या चाहिए कि नहीं? दिल्ली के लोगों को उस बलात्कारी की खबर क्यों नहीं चलाई? लोगों को क्यों अलग अलग बात देना चाहिए? और आम आदमी मैं कह रहा हूँ बलात्कारी की खबर क्यों नहीं चलाई? बिल्कुल खबर चलाते हैं, लेकिन आम आदमी महाराष्ट्र में सूरत में जब मारे गए बिहारी तो क्यों नहीं चलाई खबर? देश के लोगों को क्यों बांट दे रही है? बिहारियों को सूरत में जब पीटा गया गुजरात में, उसकी खबर चलाई? सर आप बताइए ना, चलाई खबर? केजरीवाल अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ। सर हमने गुजरात में खबर चलाई? वो सारी दुनिया देखती है, तो तुम बिके हुए हो, खबर दिख रही है जो चल रहा है। तुम्हारा चैनल बिका हुआ है। सर आप एक मैं कह रहा हूँ बिका हुआ है तुम्हारा चैनल।
टिप्पणी करी दिल्ली में, उससे आपकी क्या कोई प्रक्रिया है? उस पर एक सवाल पूछना। मैं तो कह रहा हूँ आप बैठते हैं, दिन भर ही मैं बोलूंगा। उससे आपको कोई जवाब? मेरी प्रक्रिया ये है कि तुम लोग बलात्कारियों की खबर देना। केजरीवाल जी से कोई आपकी अर्नब गोस्वामी और तुम्हारा टीवी बलात्कारियों की खबर चलाने से डरता है। के कोई टिप्पणी है? मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हारा टीवी बलात्कारियों के हक में खड़ा है। सर, हमारी जो हम खबर है, भारतीय जनता पार्टी से तुम लोग डरते हो। अरविंद केजरीवाल जी उनके हाथों बिके हुए हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री बिके हुए उनके हाथों। डिवाइड कर दिया लोगों को। दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए तो कैसे गुजरात में जो पीछे गए चलाया तुमने खबर, बाहर से लोग आ रहे हैं उनको महाराष्ट्र में जो पीछे गए यूपी बिहार के लोगों का चलाया खबर, खबर तो हर चैनल हर कुछ चलाया। लेकिन कभी पूछा जाके भाजपा के नेताओं से सवाल पूछा? आपकी पार्टी नहीं, तुम तो भाजपा ही चैनल हो ना। अरे भाई भाजपा ही चैनल हो ना। अपनी भाजपा के चैनल पे क्या टिप्पणी करें? मैं पूछ तो रहा हूँ, अपनी भाजपा के चैनल पे क्या बोले? भाजपा संघ प्रचारक कहाँ है तुम्हारा? अर्नब गोस्वामी। टिप्पणी आप अरविंद केजरीवाल अर्नब गोस्वामी कहाँ है? सर, अरविंद संघ प्रचारक जो है तुम्हारा कहाँ है वो आजकल? आपके मुख्यमंत्री इस तरीके के अर्नब गोस्वामी जो बीजेपी का नेता है वो इस वक्त कहाँ है? उस पर कुछ है क्या कहना? तो मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। अर्नब चिन्मयानंद गोस्वामी के अपना चैनल चला रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का चैनल चल रहा है। चिन्मयानंद और की दुनिया खबर क्यों देख नहीं रही है, चलाई? दुनिया देख रही है सर। उस पीड़ित लड़की के फेवर में खबर क्यों नहीं चलाई? सर आपसे तुम बलात्कारियों के साथ खड़े हो तो शर्म नहीं आती तुम लोग? आप सब लोगों बलात्कारियों के साथ खड़े हो तो आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें सीधा सवाल डिवाइड है। कौन सा किया? आप लोगों में खुलेआम बोला दिल्ली में जो भी लोग आए इलाज कराए उनका स्वागत है। लेकिन ये भी तो कहा ठीक है, दिल्ली के तो बाद इतनी बलात्कारियों capacity की नहीं खबर है। बलात्कारियों के साथ दो, ये भी तो कहा खुश कि रहो। दिल्ली में उतनी कैपेसिटी नहीं है। बोले बलात्कारियों का साथ दो और खुश रहो। आप क्या, हमारा काम खबर दिखाना है आपको? नाजरीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस ईरानी कमांडर की जिन्होंने इसराइल को नक्शे से ख़त्म करने की धमकी दी है। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को गैर कानूनी रियासत करार देते हुए कहा है कि रिवायत हरीफ की तबाही काबिल हुसूल हदफ बन गया है। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि इस नाजायज़ रियासत को नक्शे से ज़रूर ख़त्म कर दिया जाएगा और ये दूर नहीं, ये ख्वाब जो काबिल हुसूल हदफ है। उन्होंने कहा कि ईरान की इस्लामी इनकलाब की 4 दहाइयों में हमने सहयूनी गैर कानूनी रियासत को तबाह करने की सलाहियत हासिल करने का इंतज़ाम कर लिया है। प्रेस TV के मुताबिक एक इंटरव्यू में जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि सहयूनी हुकूमत खात्मे की जानिब गामजन है, क्योंकि इब्तिदा से यह कानूनी हैसियत से खोखली है और इसराइल की अपनी कोई सरजमीन या आबादी नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया की तारीख में भी इसका कोई वजूद नहीं है। आलमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि इसराइल के अंदरूनी मसाइल और ख़तरात बढ़ गए हैं और ख़ित्ते में उसके फसाद ने इस्लामी दुनिया में दरार डाल दी है, जिसकी वजह से इस लिहाज से लेस बड़े ग्रोह और फौजें उसके खिलाफ खड़ी हैं। जनरल सलामी ने कहा कि इस्लामी इनकलाब के पहले मरहले में इसको तबाह करने की सलाहियत हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे मरहले में फसादी रियासत को दुनिया की जोग्राफिया से ख़त्म कर देना चाहिए। और यह अहम मसला आइडियल नहीं बल्कि ख्वाब नहीं रहा, बल्कि काबिल हुसूल हदफ बन गया है। ख्याल रहे कि ईरानी जनरल की जानिब से इसराइल के खिलाफ इस तरह का सख्त बयान पहली मरतबा सामने नहीं आया है, बल्कि इससे कबल भी वो अपनी ताकत से खबरदार कर चुके हैं। ताहम उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में उनके ताल्लुकात सऊदी अरब से इंतहाई कशीदा हैं और जंग के खतरात मंडला रहे हैं। जनरल सलामी ने चंद हफ्ते कबल अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर उन्होंने ईरान को जंग में धकेलने की कोशिश की तो उसके नताइज खराब निकलेंगे और उसका खातिमा फिर ईरान के हाथ में होगा। याद रहे कि सऊदी अरब की तेल बरामद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आरामको की तनसीबात पर ड्रोन हमलों के बाद ईरान के खिलाफ कशीदगी में इजाफा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से ईरान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जबकि ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी वाज़ेह किया था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग आलमी मईशत के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस होगी। बहरकैफ नाजरीन, इस मरतबा इनके इस मौके पर जनरल की इस बयान ने जो है इंटरनेशनल मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है। और चूँकि इस वक्त फ़िलिस्तीन में बल्कि इसराइल बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद कर रहा है और वहाँ से बड़ी दिल दहला देने वाली वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं, ऐसे हालात में
ईरान की जानिब से और पासदारान इनकलाब के जनरल की जानिब से ये बयान बहुत ही अहमियत का हामिल माना जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मोदी हुकूमत की। मोदी हुकूमत की मईशत गिरती, मईशत की मुख्तलिफ खबरें आप लोगों के सामने आ रही हैं कि किस तरह उसकी मईशत तबाह होती जा रही है हिंदुस्तान की, हो बैंकों के सेक्टर में हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो या बिजनेस के लिए हो या महंगाई हो डीजल और पेट्रोल वगैरह को लेकर के। अब एक और खबर ये आई है कि मुल्क की बिगड़ती मईशत के दरमियान हिंदुस्तान में लोग किसी भी सेक्टर से अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। खस्ता हाल मईशत से परेशान मोदी हुकूमत के लिए रेलवे सेक्टर से भी अब बुरी खबर आ गई है। अगस्त के महीने में रेलवे की आमदनी 12,000 करोड़ रुपए घट गई है। रेलवे की रवा माली साल में अप्रैल और अगस्त के महीने के दौरान टिकट बुकिंग, ढलाई और दीगर मुख्तलिफ मुद्दों से आमदनी गुज़िश्ता साल की यकसा मुद्दत के मुकाबले में 12,000 करोड़ रुपए कम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के पहले 5 महीने में रेलवे अपने किसी भी हदफ को हासिल करने में नाकाम रही। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की आमदनी में 11,852.91 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और इसमें मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन खर्च को जोड़ा भी नहीं गया है। अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो रेलवे की आमदनी में कमी मजीद खस्ता हाली की तरफ इशारा करेगी। रेलवे की आमदनी और अहदाफ से मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक रेलवे ने अगस्त तक मुसाफिर खिदमत से आमदनी में 9.65% के इजाफे का निशाना रखा था, लेकिन वह सिर्फ 4.56% इजाफा दर्ज कर पाए। इसी तरह ढलाई में 12.22% इजाफे का हदफ था, जो कि महज 2.80% ही रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल के आखिर तक रेलवे की आमदनी 30,000 करोड़ रुपए तक कम रह सकती है। वहीं रेलवे अफसरान ने आमदनी में कमी का मुकम्मल डाटा देने से इनकार कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस अलग अलग खबरों की आमद के बाद ये महसूस होने लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तानी मईशत किस तबाहाली की जानिब गामजन है और उसकी जानिब कोई संजीदगी से सोच भी नहीं रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं। योगी हुकूमत मुग़लों को ताना दे रही है कि उनकी वजह से मईशत बदहाली का शिकार हुई है। ये एक इस साल का अगर सबसे बड़ा लतीफ़ा माना जाए तो उसके लिए कोई ये नहीं होगा। बहरकैफ नाज़रीन, महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएस पार्टी की बात करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएस रियासत महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी सरबराह राज ठाकरे ने पीर की रोज बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया। पार्टी अहदेदारों के साथ मीटिंग के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि हम असेंबली इंतखाब लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। हालांकि एमएनएस कितनी सीटों पर इंतखाब लड़ेगी ये इंकिशाफ अभी नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी ज़राए का कहना है कि तकरीबन 125 सीटों पर मुकाबला करने की तैयारी में है। ये बात भी अभी तक साफ नहीं है कि क्या पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद करेगी या तनहा मैदान में उतरेगी। हालांकि इसे लेकर भी पार्टी लीडरों ने दावा किया है कि वो इतनी सीटें जीतने में कामयाब रहेंगे कि किसी पार्टी को अक्सरियत न मिलने की हालत में वो किंग मेकर का किरदार निभाएंगे। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि उनके और शरद पवार के खिलाफ ईडी की जांच इसलिए कराई जा रही है ताकि इंतखाब में कोई माशी मदद न मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि ईडी या कोई दूसरी एजेंसी जब पीछे पड़ती है तो कारोबारी या इंतखाब में मदद करने वाले लोग राब्ता करने से बचते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते। राज ठाकरे ने इस साल के लोकसभा इंतखाबात में उस वक्त सभी को हैरान कर दिया था जब उनको पार्टी इंतखाबी मैदान में न उतरने के बावजूद बरसरे इख्तिदार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जी जान से जुट गई थी। राज ठाकरे की रैलियों में आला टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था और उनकी हिंदी तकरीरों के वीडियो दूसरी रियासतों में भी भेजे गए थे। राज ठाकरे ने इस दौरान लावरे वीडियो चला प्रोग्राम के जरिए से हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी उनकी वीडियोस। बहरकैफ नाज़रीन, अब देखते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कौन सी पार्टी क्या गुल खिलाती है। और इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा असेंबली इंतखाबात को लेकर की मुख्तलिफ पार्टियों में अपने अपने किस्म के तबसरे चल रहे हैं और आवाम में भी। बहरकैफ नाज़रीन, आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस हर दिन कुछ ना कुछ सामने लाती रहती है और अब वो एक और मुद्दा लेकर के सामने आई है। जी हाँ, बशवजीत बनर्जी ने इस मजमून को कौमी आवाज़ में लिखा है कि आरएसएस क्या कहना चाह रहे। आरएसएस ने एक बार फिर संस्कार यानी तहजीब का सबक पढ़ाना शुरू कर दिया है। आरएसएस का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा मुहज़्ज़ब और अक्लमंद हो तो उसके लिए तहजीब का अमल इख्तियार करना होगा, वो भी खातून के हामिला होने से पहले। इस सिलसिले में आरएसएस के उत्तर प्रदेश दफ्तर की तरफ से एक वीडियो लोगों को भेजा जा रहा है। इस वीडियो में प्रचारक और संचालक 2 लड़कियों का वीडियो दिखाते हैं। उनमें से एक 8 साल राशि है जबकि दूसरी लड़की 4 साल करिया है। ये दोनों लड़कियां संस्कृत के अश्लोक और मंत्रों का विर्द करती हैं, बच्चियों की माँ बनाती हैं कि उनकी दोनों बच्चियां संस्कारी यानी मुहज़्ज़ब हैं क्योंकि उन्होंने और उनके शोहर ने गर्भ संस्कार
प्रक्रिया यानी मुहज्जब हमल का अमल इख्तियार किया है, यानी मुहज्जब हमल का अमल इख्तियार किया। आरएसएस के एक लीडर महेश शर्मा इस सिलसिले में बताते हैं कि आज आप देख सकते हैं कि नई नस्ल कितनी गैर मुहज्जब है। व्हाट्सएप पर आने वाली वीडियो से पता चलता है कि हमारा यूथ हिंदुस्तान तारीख और तहजीब से कितना बेखबर है। उसकी वजह यही है कि उनमें अच्छी तहजीब नहीं डाली गई। अब आरएसएस ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि बच्चों में अच्छी तहजीब की बुनियाद डाली जाए। महेश शर्मा कहते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें नया तो कुछ भी नहीं है, ये तो साइंस है जो वैदिक दौर से हिंदुस्तान में है। हिंदू साहित्य में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी जहां माएँ अपने ख्वाहिश के मुताबिक बच्चे हासिल करती हैं और उसके लिए वो सनतों के इल्म का सहारा लेती हैं। आरएसएस कारकुन विनोद भारती और डॉक्टर नीरज सिंघल जो एक आयुर्वेदा आचार्य हैं, उन्होंने वेदांत गर्भ विज्ञान और संस्कार केंद्र का मीरठ में क़याम किया है। उनका कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला इदारा है जिसके सेंटर के बाहर लिखा है कि बेबी बॉय चॉइस नॉट बॉय चांस, बेबी बाई चॉइस नॉट बाई चांस, यानी ख्वाहिश से औलाद का हुसूल इत्तेफाक से नहीं। इन दोनों आरएसएस लीडरों ने गुजरात वाक़े एम्ब्रियोलॉजी रिसर्च सेंटर से तरबियत हासिल की है। आयुर्वेद पर मबनी इन मराकिज़ में शादीशुदा जोड़ों को बिल्कुल परफेक्ट हमल की गारंटी दी जाती है। साथ ही दावा किया जाता है कि इस तरह के कोर्स में जिन्स पर मबनी बीमारियों या खामियों को भी दूर किया जा सकता है। जिनसी खामियां या बीमारियां वो होती हैं जो नस्ल दर नस्ल किसी खानदान में चलती है। डॉक्टर नीरज सिंघल इस ताल्लुक से बताते हैं कि शादीशुदा जोड़ों को हमल ठहरने से पहले और हमल ठहरने के बाद कई किस्म के गर्भ संस्कार यानी हमल तहजीब पर अमल करना होता है। इन संस्कारों में कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें खास किस्म की ग़िज़ा और कुछ योगा होता है। डॉक्टर सिंघल कहते हैं कि संस्कार के तरीक़ा का सबसे अहम मरहला वो खास हवन होता है जो 9 महीने के हमल के दौरान 3 बार किया जाता है। इसके अलावा माँ को खास किस्म की ग़िज़ा खाने को दी जाती है। बहके नाज़रीन, इसका लबे-लुबाब यही है कि इस वक्त जो है बच्चों को भी जो है आरएसएस अपनी जहनीत का बनाने की कोशिश कर रही है और ख़वातीन को जो है जो हमल से होते हैं उनको जो है घेरने की कोशिश की जा रही है कि अपनी औलाद को तहजीब याफ्ता बनाए। और क्या कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें आपने देखी कि दौरान हमल वो किस तरह का कार्यक्रम करते हैं। बहके नाज़रीन, यूपी से खबर आ रही है कि यहाँ पर एनआरसी नाफिज की जाएगी। आसाम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी नाफिज करने पर काम मंगल से शुरू हो जाएगा। त्योहारों से पहले रियासत में गैरकानूनी तरीके से रह रहे गैर मुल्की शहरियों की निशानदेही करने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी दफ्तर ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मंगल को इसका मसवदा सभी अजला के कप्तानों, आईजी, डीआईजी रेंज और सभी एडीजी जोन को भेजकर उस पर अमलावरी की हिदायत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक एनआरसी का जो मसवदा डीजीपी दफ्तर के जरिए तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि शहर के बाहर वाक़ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क के किनारे आबाद बस्तियों में ये मुहिम चलाई जाए। इन बस्तियों में शनाख्ती मुहिम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। इन बस्तियों में ज़्यादातर बांग्लादेशियों के रहने का अंदाज़ा है। इतना ही नहीं, तस्दीकी अमल के दौरान अगर कोई शख्स अपना पता किसी दीगर ज़िले या रियासत में बताता है तो उसका भी डाटा तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अगर कोई अपनी रहाइश का फर्जी दस्तावेज मुहैया कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उसके दस्तावेज को भी मनसूख कर दिया जाएगा। साथ ही उसे दस्तावेज मुहैया कराने वाले बचौलिए या अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तस्दीक अमल में निशानजद गैर मुल्की शहरियों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए उसका फॉर्मेट महकमे दाखिला को भेजा जाएगा। इसे मुल्क से बाहर करने के लिए भी बीएसएफ की भी मदद ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक गैरकानूनी तरीके से रह रहे गैर मुल्की शहरियों का फिंगरप्रिंट लेकर उसका डाटा तैयार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। एनआरसी की ताज़ा रिपोर्ट जो इस वक्त लखनऊ से यानी कि यूपी से आ रही है और अजीत प्रताप सिंह ने इसको रिपोर्ट किया है और सारी तफसीलात बताने की कोशिश की है। तो लिहाजा देखें कि यूपी वाले हजरात किस तरह से अपने डाटा को जमा करने की तैयारी करते हैं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से खबर आई है बड़ी ही अफसोसनाक कि हिंदुस्तान की किस तरह की तस्वीरें निकल कर के हम लोगों के सामने आ जाती हैं। हम तरक्यात की बात करते हैं, चंद्रायन की बात करते हैं और चमकते दमकते डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो ऐसे हालात में जब 8 साल का बच्चा भूख से मर जाए तो आप कैसे महसूस करेंगे और किस तरह की हिंदुस्तान की तस्वीर आप लोगों के सामने आएगी, वो इस तरह की खबरें हमें बताती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के सेंधवा ब्लॉक में एक ही कुंबे के 6 अरकान को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं कुंबे के दीगर लोगों की हालत संगीन बनी हुई है जिनका अस्पताल इलाज में चल रहा है। मामले में अहले खाना का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भूखा रहने की वजह से कुंबे के सभी अरकान की तबीयत खराब हो गई है।
पूरे मामले में एसडीएम ने जांच का हुक्म दिया है। वाकया जिले के सेंधवा ब्लॉक का है, जहां कुंबे के 6 अरकान की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सेंधवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अर्जुन की मौत हो गई। सेंधवा के रहने वाले रतन की कुंबे की माशी हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। रतन और उसके कुंबे का गुजर बसर रोज़ाना मिलने वाली मजदूरी से ही चलता है। रतन और उसके कुंबे को सरकारी मंसूबों का फ़ायदा न मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रतन का राशन कार्ड नहीं होने से उसे मुनासिब कीमत की दुकान से राशन भी नहीं मिलता। रतन के भाई ने भी बताया कि गाँव के लोगों के जरिए वक्त वक्त पर उनकी मदद भी की जाती रही, ताकि कम से कम उसके कुंबे को 2 वक्त का खाना मिल सके। डॉक्टर सुनील पटेल के मुताबिक अहले खाना से मिली जानकारी से पता चला है कि मुतासरा कुंबे के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। वहीं सेंधवा एसडीएम अंशु ज्वाला ने कहा है कि बादियों नजर में ऐसा लग रहा है कि मुतासरा कुंबे की कई दिनों से भूखा रहने से सेहत खराब हो गई। वहीं एसडीएम ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। बहगैब नाजरीन, ये खबर जब सामने आती है बच्चों के भूखे होने की और फिर उसमें जान निकल जाने की और कई दिनों, तो ये वाकई जो है बहुत ही तशवीशनाक बात होती है। बहगैब नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपके लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह शाम में फिर कुछ और ख़बरों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।